हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का पार्ट 6 है हमारा प्रेमचंद के फटे जूते और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। पाठ का सार हमने पहले कर लिया है, आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आई हैं। मतलब हरिशंकर परसाई जी ने जो भी कहा है प्रेमचंद जी के बारे में, तो उसमें से कुछ विशेषताएं उभर कर आई हैं, वो कौन कौन सी हैं। लेखक ने प्रेमचंद का जो भी शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। पहला है सादा जीवन। प्रेमचंद आडंबर तथा दिखावापूर्ण जीवन से दूर रहते थे। वो बिल्कुल दिखावा पसंद इंसान नहीं थे, उनको दिखावा करना अच्छा नहीं लगता था। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। हमारा दूसरा उनकी विशेषता है उच्च विचार। प्रेमचंद जी के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे, वे इन बुराइयों से समझौता ना कर सके। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया सामाजिक बुराइयों से। तीसरा, वो स्वाभिमानी थे। प्रेमचंद ने दूसरों की वस्तुओं को मांगना उचित नहीं समझा। वे अपनी दीनहीन दशा में संतुष्ट थे। जो भी उनकी दशा थी उसी में वो संतुष्ट थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना ही उन्हें ये अच्छा लगता था। सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले। प्रेमचंद ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति सावधान किया है। वे एक स्वस्थ समाज चाहते थे तथा स्वयं भी बुराइयों से वो कोसों दूर रहते थे और बुराइयों से वे हमेशा बचे रहे। अपनी स्थिति से संतुष्ट। प्रेमचंद जी का जीवन सदा अभावों में बीता। उनके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां जरूर रही। उन्होंने अपनी स्थिति दूसरों से छिपाए रखी। उन्होंने कभी किसी के सामने अपने बखान नहीं किए कि उन्हें कौन सी वस्तु का अभाव था। वे जैसे भी थे उसी में वो खुश रहने वाले थे। वो संघर्षशील थे। वे रास्ते में आने वाली मुसीबतों से बचकर नहीं निकलते थे, बल्कि वे उनका सामना करते थे और उस पर विजय पाकर आगे बढ़ते थे। जो भी उनके जीवन में परेशानियां आती थी उन परेशानियों से वे हमेशा लड़ते थे और अपने जीवन में वे हमेशा संघर्ष करते रहे। हमारा दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे सही और गलत पूछा गया है कि बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। तो बाएं पांव का जूता ये बिल्कुल सही है। बाएं पांव का जूता ठीक है, दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया था। आगे है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो से भी खुशबू आए। राइट। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले को बढ़ाती है। रॉन्ग। ठीक है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है, इसके कुछ पार्ट्स हैं बेटा। तो फर्स्ट है हमारे पास, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। ये एक व्यंग्य है कि जूते का स्थान पांव में है अर्थात नीचे है। यह सामर्थ्य है अथवा ताकत का प्रतीक माना जाता है। टोपी का स्थान सिर पर अर्थात सम्माननीय है, पर स्थिति इसके विपरीत है। आज लोग अपने समर्थ, अपने स्वार्थ के बल पर अनेक टोपियों मतलब सम्मानित और गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं और लोग अपना स्वाभिमान भूलकर अपना सिर उनके सामने झुका देते हैं। ये एक व्यंग्य है। ठीक है। सेकंड है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी एक व्यंग्य है। लोगों में एक प्रवृत्ति होती है बुराइयों को छिपाने की।
या उन पर पर्दा डालने की। हर कोई जो व्यक्ति रहता है वो ये सोचता है कि अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को वो छिपा कर रखे। तो लोग अपनी बुराइयों को दूसरों के सामने नहीं आने देना चाहते, पर प्रेमचंद ने अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे। दूसरे लोग पर्दे की आड़ में कुछ भी करते रहते थे, ठीक है, जो बाकी लोग थे वो पर्दे की आड़ में कुछ भी करते रहते थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। यहां पे प्रेमचंद जी के बारे में बात की गई है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, यह भी व्यंग्य है। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने इनकी तरफ हाथ से नहीं इशारा किया है, इन्हें इतना घृणित समझा है इन्होंने कि पैर की उंगली से उनकी ओर इशारा करते हुए दूसरों को भी उससे सावधान किया है, दूसरों को भी यही कहा है कि उन लोगों से सावधान रहिए। हमारा चौथा प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? अब इसके दो कारण हो सकते हैं भाई। एक कि लेखक ने पहली टिप्पणी सामान्य रूप से जगत के व्यवहार को देखकर की थी। प्रायः लोग अपने घर पहनने के और बाहर पहनने के जो वस्त्र होते हैं उनमें अंतर रखते हैं, मतलब बाहर पहनने के लिए दूसरे वस्त्र रखते हैं और घर के अंदर पहनने के लिए दूसरे वस्त्र पहनते हैं। परंतु प्रेमचंद इन सबसे अलग हैं, यह उन्होंने बाद में सोचा। और दूसरा था कि लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज बने रहे। उन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया, मीन्स कि वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते थे, वो वास्तविकता में जीते थे। उन्होंने बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया अपने जीवन में, इसलिए पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती है। इसलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी बदल दी। इसमें शायद हो सकता है कि इसीलिए उन्होंने अपनी टिप्पणी बदल दी हो। ठीक है, हमारा आगे प्रश्न है, आपने ये व्यंग्य पढ़ा, ठीक है, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उनकी कौन सी बातें हमें आकर्षित कर रही हैं? तो इस व्यंग्य में हमें लेखक की कई बातें आकर्षित करती है। सबसे पहले है कि लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी विशेषताओं से हमें परिचित करवाया है, हमें उनके बारे में बताया है। दूसरे, लेखक ने प्रेमचंद पर व्यंग्य तो किया है, पर उसने स्वयं को भी व्यंग्य से अलग नहीं रखा। तीसरे, लेखक को मानव जीवन की अत्यंत गहरी समझ है। उसने जीवन के सुख दुख को अत्यंत निकट से देखा है। चौथे, लेखक सामाजिक बुराइयों तथा कुरीतियों के प्रति भी सजग है। उसने व्यंग्य के माध्यम से इन पर प्रहार किया है। अब लेखक खुद व्यंग्य कर रहे हैं, उन्होंने समाज के ऊपर प्रहार किया है। जिस तरह से वो टोपी और जूते में अंतर बता रहे हैं कि लोग जो है झुकने की बात कर रहे हैं वो। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती गंगा में खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है। हम देख सकते हैं अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा टीला है, तो बहती जो बहाव है नदी का, उस पानी को भी वो थोड़ा रोक देता है, उसे शांति और अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देते हैं। इस पाठ में टीला शब्द का योग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों के लिए किया गया है। टीला शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो लोग शोषण करते हैं, अन्याय है, छुआछूत है, जाति पाति करते हैं, महाजनी लोग, सभ्यता है,
उनके लिए टीला शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। किसको आधार बनाकर? प्रेमचंद के फटे जूते को। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। तो यहाँ पे मैंने एक व्यंग्य आपके साथ शेयर कर रही हूं कि मेरे घर के पास एक डॉक्टर साहब रहते हैं। उनके डिग्री के बारे में लोगों को आज तक नहीं पता लगा, क्योंकि उनसे पूछने पर एक ही जवाब मिलता है कि डिग्री से इलाज नहीं होता, इलाज होता है अनुभव से। तो मेरा अनुभव देखो, सचमुच उन डॉक्टर साहब को मैंने जब भी देखा होगा, वे हमेशा ही अपने गले में स्टेथोस्कोप लटकाए रहते हैं। उनसे इलाज कराने जाओ तो वो पहले अपने अनुभव की चर्चा करते हैं, फिर अपनी अति व्यस्तता बताते हुए कहते हैं जल्दी करो, मुझे कई मरीज देखने बाहर जाना है, जबकि वे अपनी क्लिनिक छोड़कर बाहर नहीं निकलते हैं। बात करने पर लगेगा कि बराक ओबामा के बाद सबसे व्यस्त आदमी वही हैं। उनकी व्यस्तता सुन मरीज दोबारा उनके पास नहीं आते, पर उनकी व्यस्तता कम होने का नाम ही नहीं लेती है। तो ये सारे जैसा हमने पाठ में पढ़ा है कि व्यंग्य थे, ठीक है, एक व्यंग्य को बताकर यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी ने हमें प्रेमचंद के बारे में बताया, प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में बताया है। उनके जूते से जो भी उनके जूते के और टोपी का कंपैरिजन किया है कि जूते की कीमत में आज 2500 टोपियां आ सकती हैं। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे प्रेमचंद के फटे जूते लेसन के। थैंक यू।